दिल से बात करने के लिए कैलाश भैया के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जमीन से जुड़े आदमी हैं, आज भी 250 ग्राम मिट्टी खाते हैं। उदित जी कैसे हैं आज? चलिए, हमेशा की तरह अच्छे। अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। कोशिशें कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती। हाँ, कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी 2-3 हंसी बड़ी अच्छी आ रही है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूं, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊं, एक एयरलाइंस ऐसी है, आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। उसमें बैठी है तो पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी, ये खाना ठंडा है। बोलती चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूँ। अच्छा, कुछ बातें तो एयर इंडिया में जबरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। काउंटर पे गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है विच सीट यू प्रेफर, विंडो एंड। मैंने कह दिया विंडो। विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों? क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ, आइए। योगेश के लिए जोरदार तालियां। ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है। मैंने कह दिया आप एक ही हो। नहीं नहीं, आप अपने काम में एक ही हो। ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई। किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो करो, अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है, वो आदमी मिल नहीं रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है, कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं, हंस की आवाज में, जबकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए, आवाज आएगी, एंड विमान, एंड विमान AI 11 नोटिफाई। जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। जरा सा लेट हो जाते थे, अमिताभ बच्चन की जगह यही आ गए। जरा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार झापड़ खींच के, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वही प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट में, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे। हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा, एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई, टंग टंग। हमने एक्सक्यूज मी, आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर जस्ट नाउ? लेटर जस्ट नाउ यू वांट वाटर? वार्म वाटर? कौन वाटर? वाटर? हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा, मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं, या मेरी नजर वैसी हो गई है। मेरे बाजू में पैसेंजर बैठा तो मुझे, अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है। अच्छा, कुछ सेक्टर में ये रटे रटाए सुरक्षा के नियम बताती हैं। अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो।
दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की। वहां भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। मैंने बुलाया, हमने कि इस रूट में कहां तुमको समुद्र मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगी? लेकिन बातें होती हैं। अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर हॉस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है। जब टेक ऑफ हो जाती है तो यूँ निकलती है, आंटी क्या चाहिए? माता जी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो, खाना हम लाए आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा, कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रीफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए, तो कह रही डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी। यू आर एक्सक्यूज मी, यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी बिहारी। कुछ बातें जबरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस में, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम जोर से होता है तो आवाज़ अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आया, यहाँ टन नहीं मिला, और टन मिलता है बहुत लंबा, बी आर चोपड़ा के घर के पास। तो बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ। तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, 3-4 लोग गेस्ट और आ गए, आइए आइए, बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर है। नहीं नहीं, तो घर की महफिल है, सब ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। सो कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन, सर कैसे आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं नहीं, है बात है, ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है, आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है,
मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूँ। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं वो फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। सो ढाका साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी माँ ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, एनी हाउ, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा जी आप रोज यहीं बैठते हो कि आज बैठे हो? अच्छा अच्छा, बेटे के साथ बाप बैठे। नहीं ठीक है, आप हमारे गेस्ट हैं। गाने की बात बहुत सुरीली शाम है सर, और कैलाशा के 10 साल पूरे हुए हैं, और ये इतने सिंपल आदमी, मैंने बताया इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर। ये हर रोज़ 100-200 ग्राम मिट्टी खाते हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है हमारे कैलाश भाई। इतने सिंपल हैं, कोई भी इनका अचीवमेंट हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो जाए, कैलाश भाई कैसे हैं? बस ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, अभी एक घर लिया है 12 बेडरूम का। मैंने कहा अरे जोश तो होना चाहिए। सर एक आइटम, गाने वालों को मैंने नोट किया है, अलग अलग तरह के गाने वाले होते हैं। कभी आप अगर कव्वाली सुनने अगर गए हों, या पता नहीं कभी जाएं, जो दरगाह में कव्वाली होती है उनका अलग अंदाज होता है। वो सूफी गाते हैं, गाते गाते इतना खौफनाक हो जाते हैं कई बार, जो लोग पहली बार सुनने जाते हैं वो घबरा के भागते हैं, क्योंकि उनका वो स्टाइल है ऊपर वाले से जुड़ने का। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दर पे आया, मैं तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तू रहमत बरसाने वाला, मैं उल्फत लूटने वाला, तू मेरा मैं तेरा, याद रख तू मुझ में तो भर दे झोली, कि भर दे झोली या मेरे मौला, लौट के मैं ना धपक दुदुम बपक दुदुम बपक दुदुम। ऊपर से अल्लाह भी बोलते हैं क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दो, इसको इंतजार मत करवा, ढोलक फेंक के ना मार दे। अच्छा गजल वालों को मैंने देखा सर, गजल वालों को मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि अब इनसे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं और इनसे ज़्यादा मीठा आदमी कोई नहीं। अच्छा आवाज़ को भी और भारी कर लेते हैं, ये आएंगे हारमोनियम पे हाथ रखेंगे, जानबूझ के आवाज़ और भारी। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत गज़ल पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, घर पे ऐसे बोलते हो? नॉर्मल बोलो यार, नॉर्मल बोलो, सब समझ लेंगे। अच्छा गजल वाले हारमोनियम बजाएंगे, बजाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं और अपनी तारीफ करते जाते हैं। आहा वाह क्या बात है, आहा वाह वाह वाह। फिर वो खड़ा हुआ, भैया तुम इंजॉय कर रहे हो, प्रोग्राम देखने हम लोग आए, तो बीच बीच में बताते चलो कहाँ कहाँ मजा आ रहा है। अब ये समझ गया कि पूरे प्रोग्राम में मुझे यही परेशान करेगा, तो उसको एडजस्ट कर रहा है। जी जी बड़ी खूबसूरत फरमाइश है, फरमाइश नहीं जो कहा है वो ध्यान रखो। अच्छा ये लोग गाते कम है, गाने के बारे में नॉलेज ज्यादा बताते हैं। ये जो गजल है ये मिर्जा गालिब की चंद लाइनें हैं, उसको मैंने राग तोड़ी में और उसमें नट भैरव में दीप चंदी में लिया है, और चंद अल्फाज जावेद अख्तर के हैं, जान अख्तर और जानी सर। फिर वो खड़ा हुआ, देखो भाई थूकने का अगर दिल है प्रोग्राम रोको, थूक के आओ, बहाने से मत थूको। जी जी बहुत ही अच्छी फरमाइश है, फरमाइश नहीं जो कह रहे हैं बस समझो उसको। जी जी जी। अच्छा कुछ गजल वाले गजल गाते गाते अभी जी ऐसा गंदा गंदा चेहरा बनाते हैं, ऑडियंस में
एक बच्चा रोने लगा माँ की गोद में, मम्मी अंकल को मना करो। मम्मी क्या कह रही है, डरो मत बेटा, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, कुछ गजल वाले ऑडियंस बैठी हुई है, वीआईपीज बैठे हुए हैं, 1.5 घंटे तक गाना नहीं शुरू करते हैं, 1.5 घंटे तक पता नहीं तबला मिलाते रहते। तो जिनको नई आइडिया है वो कहते हैं यार ये तुम घर से करके क्यों नहीं आए। तबले वाले को सुर देंगे, हाँ उठाइए, थोड़ा उठाइए, टंग ठक ठक, और ऊपर हथौड़ी, हथौड़ी है, मार उसको नहीं, खुद को। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो हो रहा है शायद यही शो है, कितने तो देख के चले जाते हैं, रास्ते में बात करते हैं, अरे वो हथौड़ी का था ना, बहुत सॉलिड करते हैं लोग, इसके ये हथौड़ी की वजह से इनका बहुत डिमांड है। क्या आगे के रो वालों को भूख लगी है? तो आप पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा रोक दो थोड़ी देर। अब वो 3 आदमी को सुनने नहीं दे रहे हो आप। पटेल साहब ले लो, उदित जी आप ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था गजल। तो गजल गाते गाते सर, और कुछ गजल गाते हैं तो गजल में अगर कोई कठिन उर्दू आता है तो उसका मीनिंग बताते हैं, तो अच्छी बात है, मीनिंग बताते हैं, बीच बीच में बताते हैं। लेकिन कभी कभी इतना लाड़ में आते हैं कि इजी लफ्जों की भी मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं, उसमें भी लोग भड़क जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। ख्वातीन हजरात, दौलत, दौलत मीन्स, दौलत मतलब प्रॉपर्टी। वो सामने से खड़ा हो, नहीं दौलत मतलब समोसा। अबे इतना आइडिया है हम लोगों को यार, तू गजल सुना क्या, मदरसा खोल के बैठा है? जी जी, बहुत अच्छी फरमाइश है, फरमाइश नहीं बस समझ लो उसी को। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। शोहरत, ख्वातीन हुज़रात, शोहरत। वो आदमी डंडा लेके आ गया, अगर शोहरत का मीनिंग बताया, बोला जी जी बहुत अच्छी फरमाइश। और कुछ इतने उस्ताद हैं गजल गाते गाते ऑडियंस में देखते रहते हैं कहाँ कहाँ से वाह वाह आ रही है, ढूंढते रहते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी, इधर से किसी ने कर दिया वाह वाह, हारमोनियम उसी की तरफ मोड़ दिया, अब तू ही भुगत पूरी रात। तीसरी कौम है जो, तीसरी जो कौम है, ये होते हैं पॉप सिंगर। ये खुद कम गाते हैं, ऑडियंस से ज्यादा गवा देते हैं। 2 लाइन गाएंगे, ऑडियंस में कूद के